नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार हरिबाबा टीचिंग अकेडमी में। साथियों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए कक्षा 6 की साइंस की वीडियो क्लासेस, जो कि चैप्टर वाइज चैप्टर होंगी। तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे विज्ञान का पहला अध्याय, जो कि कक्षा 6 का है। तो आप अच्छे से पढ़ें और नोट्स बनाते चलें और उसका रिवीजन करते चलें। तो साथियों, सबसे पहले हम एक नज़र सिलेबस पर डालेंगे, जो कि विज्ञान का सिलेबस है, क्योंकि सिलेबस बहुत ही जरूरी है। पहले उसका जानकारी लेनी कि सिलेबस हमारा क्या है क्या नहीं है। तो चलते हैं, आइए दोस्तों सिलेबस की जानकारी लेते हैं पहले। तो साथियों, सिलेबस है दैनिक जीवन में विज्ञान। दूसरा चैप्टर है पदार्थ एवं पदार्थ के समूह। तीसरा चैप्टर है पदार्थों का पृथक्करण। चौथा चैप्टर है पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन। पांचवा चैप्टर है तंतु से वस्तु तक। छठा चैप्टर है जीव जगत। सातवां चैप्टर है जीवों में अनुकूलन। आठवां चैप्टर है जंतुओं की संरचना व कार्य। नौवां चैप्टर है भोजन एवं स्वास्थ्य। 10वां चैप्टर है स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। साथियों, 13वां चैप्टर है कार्य तथा ऊर्जा। 14वां चैप्टर है प्रकाश और 15वां चैप्टर है वायु और 16वां चैप्टर है जल और 17वां चैप्टर है कंप्यूटर और 18वां चैप्टर है MS पेंट। 19वां जो चैप्टर है उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 एक परिचय। 20वां जो चैप्टर है उसका नाम है चरणबद्ध सोच। 21वां जो चैप्टर है उसका नाम है स्केच 22 पाइथन और 23वां चैप्टर है इंटेलिजेंस। सॉरी, 22वां, यहाँ मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। 22वां जो चैप्टर है उसका नाम है इंटेलिजेंस और 23वां जो चैप्टर है उसका नाम है मापन। यहाँ मिसप्रिंट हो गया गलती से। साथियों, अब चलते हैं हम दैनिक जीवन में विज्ञान। ये हमारा पहला अध्याय है कक्षा 6 की विज्ञान का और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपका बेस क्लियर करता है। आगे चलकर इसी में से आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और जैसे जैसे आप क्लास में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसका जो इसमें कंटेंट ऐड होता चला जाएगा, क्योंकि बेस कक्षा 6 एक ऐसी सीढ़ी होती है जिससे आप आगे बढ़ते हैं और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे कंटेंट बढ़ता जाता है। तो साथियों, इस समय तो जो साइंस है वो कंबाइंड है और आगे आने के बाद आप जब 11th या 12th में पहुंचेंगे तो साइंस अलग हो जाती है। तो इस समय मिक्स पढ़ेंगे हम। कक्षा 6 की जो साइंस है NCERT बेस पर है। पूरी ही किताब जो चैप्टर अध्याय लेकर आया हूं वो पूरा ही NCERT है। तो चलते हैं पहले अध्याय। साथियों, अध्याय है दैनिक जीवन में विज्ञान। क्या? दैनिक जीवन में विज्ञान। तो साथियों, विज्ञान होता क्या है? सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि विज्ञान किसे कहते हैं। तो विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना होता है, बी प्लस ज्ञान। बी का अर्थ होता है जो है, क्या अर्थ होता है बी का? विशिष्ट, और ज्ञान से ज्ञान या वस्तुओं का क्रमबद्ध ज्ञान विज्ञान कहलाता है। क्या? वस्तुओं का क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। तो साथियों, आप इसे याद रखें, आपके एग्जाम में के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण डेफिनेशन है या लिखने को आ सकती है। तो आप लिखते चलें कि विज्ञान किसे कहते हैं। बी से पहले तोड़ के लिखेंगे, बी प्लस ज्ञान। बी का अर्थ है विशिष्ट और ज्ञान से ज्ञान, और डेफिनेशन में वस्तुओं का क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। तो साथियों, इसमें चैप्टर में हमें बताया क्या है, पहले ये सोचते हैं कि दैनिक जीवन विज्ञान की भूमिका क्या है। हमारे दैनिक जीवन में जो विज्ञान है उसकी भूमिका क्या है, हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान कितना महत्वपूर्ण है और किस लिए। साथियों, जब हम देखते हैं कि हमारे पास फोन है, मोटर वाहन है, वायुयान है, रेल है, इससे पहले थी क्या जो इस समय हमारे पास है? नहीं थी। और ये ऐसे मतलब विज्ञान के द्वारा हमें ये इस तरह से प्रोवाइड की गई है या वैज्ञानिकों द्वारा हमें इस तरह से बनाया गया है कि ये जैसे रेल है, रेल एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रांसपोर्ट का काम करती है। हवाई जहाज है, एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही जल्दी पहुंचा दिया जाता है हमारे लिए। जो कि सफर 10 घंटे का होगा हवाई जहाज के द्वारा, वो सफर 5 घंटे में पूरा करा दिया जाता है। ऐसी मोबाइल फोन है, किसने दिया है? विज्ञान ने दिया है। तो मोबाइल फोन से पहले डाक किया जाता था, डाक लेकर पता ना कितने दिनों में वो चिट्ठी पहुंचती थी। लेकिन साथियों, आज आप देखेंगे, आप अगर एक क्लिक करेंगे सीधा फोन लग जाएगा। चाहे वो आपसे आप बुलंदशहर से फोन करेंगे दिल्ली में, वो तुरंत के तुरंत फोन लग जाता है। और ये किसकी देन है? विज्ञान की देन है। तो क्या बोलेंगे? मनुष्य स्वभाव से सदैव ही जिज्ञासु प्रवृत्ति कर रहा है। इससे मनुष्य स्वभाव से जिज्ञासु मतलब जानने की प्रवृत्ति से रहा है।
कि ये फोन है, ये कहाँ से आया, ये कैसे मिला हमें, ये मोटर वाहन है, मोटर वाहन कैसे प्राप्त हुआ हमें, ये किसने बनाया, ये कैसे बना, ये कार्य कैसे करता है। तो जो व्यक्ति है वो हमेशा सोचता रहता है कि यार हमारे पास ये वस्तु आई है, ये बनी कैसे है, कहाँ से आई है। तो इसी को ही विज्ञान कहते हैं। जब वो सोचते हैं, समझते हैं कि कहाँ से आई है, कैसे आई है, इसका कार्य कैसा है, या कैसे वर्क करती है ये। तो आगे बढ़ेंगे। उसे हमेशा अपने आसपास की दुनिया में घटने वाले प्रत्येक घटनाक्रम, कब, कहाँ, कैसे और क्यों जैसे प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की उत्सुकता होती है। मैंने जो बताया आपके लिए अभी, जैसे हवाई जहाज कैसे बना, क्यों बनाया गया, किसने खोज की थी इसकी, हवाई जहाज उड़ता कैसे है हवा में, इतना भारी होने के बावजूद भी हम क्यों नहीं उड़ सकते हवा में। इस तरह के क्वेश्चन व्यक्ति प्रश्न अपने मन में, अपने दिमाग में लाता रहता है। कोई भी चीज ऊपर फेंकने या ऊपर से छोड़ने के बाद जमीन पर ही क्यों गिर जाती है। जब आप देखेंगे, जब बैट्समैन बैट बॉल को ऊपर भेजता है, ये पवेलियन भेजता है, बाउंड्री लाइन के पार भेजता है, तो वो ऊपर हवा में उड़ती हुई जाती है छक्के के रूप से। जब छक्का मारते हैं तो सीधे पवेलियन के बाहर जाती है, तो वो सीधे हवा में उड़ती हुई जाती है, लेकिन नीचे ही क्यों गिरती है, ऊपर ही क्यों नहीं जाती है वो साथियों। कुछ तो कारण रहा होगा उसका, जो नीचे आकर गिरती है। तो आगे बढ़ेंगे क्या कारण रहा उसका। तो जब कोई चीज जमीन पर ही क्यों गिर जाती है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी कैसे बन जाता है। साथियों आपने देखा होगा, पहले प्रेशर कुकर नहीं चलते थे, तो हमारी दादी माँ, हमारी माता जी जब साग बनाती थी तो उसे घोटती रहती थी बहुत देर तक। दाल बनाती थी तो उसे बहुत देर तक घोटती रहती थी, उसके बाद वो दाल बनती थी। लेकिन आप इस समय देखते होंगे तो उस समय 3 सीटी के अंदर अंदर आपकी दाल बनकर तैयार हो जाती है, और टाइम कितना लगता होगा, मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगते होंगे। जबकि पुराने समय में दाल बनाते समय कम से कम आधे से 1 घंटा तक लग जाता था। क्यों? क्योंकि दाल गलने में समय लेती है। लेकिन इस समय प्रेशर कुकर की वजह से सिर्फ 5 मिनट के अंदर आपकी दाल बनकर तैयार हो जाती है। 5 मिनट के अंदर आपके आलू उबल जाते हैं, 3 से 4 मिनट के अंदर आपके चावल बन जाते हैं सीटी के द्वारा। जब जैसे ही प्रेशर बढ़ता है सीटी बोल जाती है, बोलती रहती है, आपको अनुमान लगा रहता है कि 3 सीटी के अंदर मेरे चावल बन जाएंगे, 2 सीटी के अंदर मेरे आलू बन जाएंगे, इस तरह से। तो क्या बढ़ेंगे, प्रेशर कुकर का खाना जल्दी कैसे बन जाता है। दूध से दही कैसे बन जाता है, देखते होंगे साथियों। दूध से दही बन जाता है, दही से मट्ठा, और मट्ठा से घी निकाल लेते हैं, दूध से घी। तो कैसे बन जाता है, ये प्रक्रिया क्या है इसकी। फ्रिज में सामान ठंडा कैसे रहता है, देखा होगा आपने। पहले फ्रिज नहीं चलते थे, पहले क्या चलता था, पानी ठंडा करने के लिए घड़ा आता, घड़े का प्रयोग करते थे, मिट्टी का जो घड़ा होता है। इस समय फ्रिज चला रहे हैं सब, तो पहले लेकिन वो पानी बिल्कुल प्योर रहता था। पहले जो पानी हम पीते थे घड़े वाला, वो बिल्कुल शुद्ध और प्योर पानी होता था। लेकिन इस समय आप देखेंगे फ्रिज में गैस होती है, उस गैस के द्वारा हमारा पानी ठंडा किया जाता है, लेकिन वो हमारे लिए कितना हानिकारक है आपको पता है, बहुत ज्यादा हानिकारक। लेकिन उस समय बिल्कुल शुद्ध पानी पीते थे। लेकिन जल्दी कहते हैं ना कि जल्दी के चक्कर में हम हर काम ऐसा चाहते हैं कि हमारा तत्कालिक काम खत्म हो जाए, वो उसके चक्कर में हम फ्रिज ले आए। और फ्रिज का हानिकारक भी है फ्रिज, और लाभदायक भी है। हानिकारक और लाभदायक आगे बढ़ेंगे। तो दूध से दही कैसे बन जाता है, फ्रिज में सामान ठंडा कैसे रहता है, चिड़िया कैसे उड़ती है। या ये मेरे को चित्र लगा रखा है, आपको दिख रहा होगा, ये चित्र लगा रखा है, आपको दिख रहा होगा। ये व्यक्ति पैराग्लाइडिंग कर रहा है, तो ये ऊपर से कूदा हवाई जहाज से, लेकिन नीचे ही क्यों आगे गिरा। इसमें मैंने चित्र पहले बताना भूल गया था आपको, पहले अब याद आ गया। तो ये व्यक्ति ऊपर आसमान से कूदा पैराग्लाइडिंग के लिए, लेकिन वो जमीन पे क्यों गिरा, आसमान में क्यों नहीं उड़ता चला गया। जैसे चिड़िया उड़ रही है, लेकिन चिड़िया के पास तो पंख है, लेकिन इसके पास पंख नहीं है, इसके पास कृत्रिम पैराशूट है, बनाया हुआ पैराशूट है। लेकिन चिड़िया होती है उसके पास, हम उसे पैराशूट बोलेंगे उसे पंखों के लिए। तो क्या, तो चिड़िया कैसे उड़ती है, लेकिन आदमी नहीं उड़ पाता। आदमी उड़ता कब है, जब अपना पैराग्लाइडिंग करता है, आसमान से कूदता है और पैराशूट लगा कूदता जब उड़ता है। लेकिन अगर बाई चांस पैराशूट भाई नहीं खुल पाया तो शायद वो राम को प्यारा भी हो सकता है। ये कुकर लगा दिया मैंने, प्रेशर कुकर, इसमें प्रेशर बन जाता है, तो आपकी खिचड़ी, आपकी दाल
आपकी आलू बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं, आपकी सब्जी बनकर तैयार हो जाती है। आगे बढ़ेंगे। यह उत्सुकता देखने में, सूंघने, छूने, स्वाद चखने या सुनने के कारण उत्पन्न होती है। क्या, कैसे उत्पन्न हुई ये उत्सुकता? आपको जानने की जिज्ञासा कैसे उत्पन्न हुई? भाई किसी चीज को आप देखेंगे तभी तो आप जानेंगे। कंप्यूटर आपने पहली बार देखा होगा तो आपके मन में आया हुआ, आपके मन में जिज्ञासा उठी होगी कि यार ये कंप्यूटर आया कैसे, आया कहां से, किसने बनाया इसे? कैसे दोस्तों, किसने बनाया इसे चलाते कैसे हैं, इसे ओपन कैसे करते हैं, इसके अंदर हम कार्य कैसे करते हैं? तो आपके मन के अंदर या आपके अंदर लालसा जगी नहीं किसी कार्य करने की या किसी चीज को जानने की। तो कैसे दिखाना है? देखने से। कंप्यूटर को आपने देखा, आपने गाड़ी को देखा, आपने कार को देखा, आपने हेलीकॉप्टर को देखा, आपने हवाई जहाज को देखा कि ये उड़ कैसे रहा है। कैसे दोस्तों, ये उड़ कैसे रहा है हवा में? तभी तो आपके अंदर उत्सुकता जागी कि यार इसके बारे में जानता हूं, कैसे उड़ता है एरोप्लेन, कैसे उड़ता है। तो साथियों एरोप्लेन कैसे उड़ता है? अपने विंग की सहायता से उड़ता है। कैसे? विंग की सहायता। उसके जो एरोप्लेन के दोनों तरफ पंख ऐसे निकले हुए होते हैं तो उसका ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से प्रेशर पड़ता है जब वो हवाई जहाज हवा में उड़ता है। अब आपने सुना होगा इंजन से उड़ता है। इंजन से तो इंजन तो बाइक में भी होता है, इंजन तो आपकी कार में भी होता है, इंजन तो कई तरह के इंजन होते हैं। तो वो इंजन को नहीं उड़ पाते, ट्रक के इंजन को नहीं उड़ पाते, कोई ट्रक को नहीं उड़ पाते। इंजन तो ट्रक में भी है, इंजन तो कार में भी है, इंजन तो आपकी बाइक में भी है। हर चीज में इंजन है जो चलने वाली वस्तुएं हैं, लेकिन नहीं उड़ पाती। हवाई जहाज में क्यों उड़ पाती? क्योंकि उनके पास विंग होते हैं बने हुए। और जो हवाई जहाज बना होता है वो किससे बना होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे कोई पूछ भी सकता है कि हवाई जहाज उड़ता कैसे है। उसके अंदर जो उसकी जो बॉडी बनी होती है किस चीज से बनी होती है? तो दोस्तों बताइए, कैसे बताएंगे किस चीज से बनी होती है? उसकी जो बॉडी बनी होती है एल्यूमिनियम से बनी होती है और वो बहुत ही हल्की होती है। कैसी? बहुत ही हल्की होती है। अगर लोहे से बनाएंगे तो बहुत वजन हो जाएगा उसका, लेकिन हवाई जहाज अपनी क्षमता के अनुसार ही वजन लेकर चलता है कि उसका वजन कितना है और वो कितने यात्रियों को बैठा सकता है या कितना कार्गो या कितना सामान अपने ऊपर लाद सकता है, उतने हिसाब से बनाया जाता है। तो ऐसे ही उसका भी वजन निश्चित होता है कि वो हवाई जहाज कितने वजन का है, कितने टन का है, कितने किलो का है, कितने हजार किलो का है। ऐसी तो उसकी जो बॉडी बनाई जाती है किससे बनाई जाती है? एल्यूमिनियम से बनाई जाती है। तो उसके साइड में विंग निकले हुए होते हैं, तो उन विंगों पर ऊपर से और नीचे से वायु का प्रेशर पड़ता है तब हवाई जहाज उड़ता है। जब क्योंकि बहुत स्पीड से पहले रनवे पे जाता है उसके बाद ऐसा उड़ता है नहीं, तो उसके पंख इस टाइप से होते हैं तो हवा से ऊपर को धकेलने का कार्य करती है। ठीक है। और लेकिन अब बोलेंगे सर हवाई जहाज में तो विंग नहीं होते, उसमें सॉरी हेलीकॉप्टर में तो पंख नहीं होते। तो हेलीकॉप्टर में क्या होता है? पंख नहीं होती है। क्या करती है? वो दबाव बनाती है प्रेशर का, हवा का। जब ऐसे घूमेंगी, जब नीचे हवा होगी तो नीचे से हवा ऊपर के लिए दबाव बनाएगी तो हेलीकॉप्टर उड़ने का कार्य करता है। ऐसे सूंघने में आपने सूंघा, आपने यहाँ पकौड़ी बनी और आपने पकौड़ी सूंघ बता दी ना, आज हमारे यहाँ पकौड़ी बनी है। ये पकौड़ी बनी कैसे है? इनमें बनाने के लिए क्या क्या प्रयोग हुआ है? आपने मम्मी से पूछा, माता जी ये पकौड़ी जो बनाई है वो किस तरह से बनाई है? आपने किस तरह से बनाई है? आपने जो पकौड़ी बनाई है किस तरह से बनाई है और इसमें क्या क्या प्रयोग हुआ है? माता जी ने बताया बिरला इसमें तेल का प्रयोग हुआ है, इसमें बहुत आइटम्स का प्रयोग हुआ है जब ये पकौड़ी बनी है। तो आपने कैसे बताई? सूंघने के बाद आपने स्वाद चखा, क्या आपने देखा? शहद है, शहद आपने चखा, मीठा लगा, आपने शहद चखा, मीठा लगा। अब आपने कहा यार शहद आया कैसे, ये बना कैसे शहद है? अब आप माता जी से, पिताजी से या अपने साथी से पूछते हैं, नो यार ये बताया शहद बना कैसे? तो साथी ने बताया कि मधुमक्खी के द्वारा बना। मधुमक्खी ने पहले फूलों पर गई, वहां से रस लेकर आई, रस उन्होंने अपने साथ इकट्ठा किया, अपने छत्ते में इकट्ठा किया, उसके बाद हमने छत्ते को तोड़ के लाए, जब ये रस हमें प्राप्त हुआ। कैसे? तो आपने स्वाद चखा, आपके लिए उसे ज्ञान हुआ, उसके सुनने के कारण उत्पन्न होती है। किसे? सुनने के कारण। सुनते कैसे हैं? आपने गाने सुने, अब गाने इस समय चल रही है ब्लूटूथ ईयरबड्स, क्या चल रही है? ब्लूटूथ ईयरबड्स। अब आपने कान में लगा लिए, अब आप गाने सुनने, और अचानक याद आया यार ये बताओ मेरा फोन तो वहां रखा है लेकिन गाना मेरे कान में चल रहा है, वो बिना वायर के। पहले तो ईयरफोन चलती थी वायर वाली, लेकिन अब वायर वाली ईयरफोन नहीं आ रही है। अब कौन सी आ रही है? डायरेक्ट वाली, जो कि हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। खतरनाक तो शायद दोनों ही है, खतरनाक तो दोनों ही है। मैं दिखा देता हूँ, देखो ये हमारे मित्र हैं, उन्होंने दिखाई है ये वाली जो ईयरबड चल रही है इस समय,
ये बहुत ही खतरनाक है, और खतरनाक तो दोनों ही है, लेकिन ये बहुत ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इससे जो रेडिएशन निकलता है वो हमारे माइंड में आगे बढ़ता है। कैसे? ये हमारे कान में लगाई जाती है तो बहुत ज्यादा प्रभाव डाल देती है। तो हमें इनका प्रयोग बहुत ही कम मात्रा में करना है, बहुत ही कम। ये नहीं कि पूरा दिन लगाए घूम रहे हैं, ऐसे शौक चढ़ता है ना। आप जैसे करते 6 माह हैं तो आपको अभी धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, आपको नई नई चीजों का शौक चढ़ता जाएगा, बाइक का, मोबाइल का, ईयरफोन का, गाने का, बहुत फैशन का। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको शौक चढ़ता जाएगा कि हम ये चीज करेंगे। ऐसे ही अब जब ईयरफोन से गाने सुन रहे हैं और आपने देखा यार ये गाने चल तो मेरे फोन में आ रहे हैं, जबकि सुन में आ रहा हूँ, कैसे सुन रहा हूँ? ये विज्ञान ही तो है, विज्ञान ने ही तो हमें दिया है। ये उपकरण किसने दिया है? विज्ञान ने ही तो दिया है। तो क्या कहेंगे इसे ही तो विज्ञान कहेंगे, समझे? अब आगे बढ़ते हैं। विज्ञान इन सवालों का उत्तर देने की कोशिश करता है। विज्ञान खुद ही इन सवालों का जो उत्तर है वो देने की कोशिश करता है। यह जानने के लिए हमें यह समझना होगा कि वैज्ञानिक किस तरह से कार्य करते हैं। इन सब चीजों को जानने के लिए कि ये वर्क कैसे कर रहा है, हवाई जहाज वर्क कैसे कर रहा है, हमारे ये बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड है आप सामने देख रहे हैं, ये कार्य कैसे कर रहा है, समझे? ये कार्य कैसे कर रहा है। जैसे हमारा ये कैमरा है लगा हुआ है, तो ये कार्य कैसे कर रहा है। इस चीज को जानने के लिए हम ये जानेंगे कि वैज्ञानिक इन सब के पीछे वैज्ञानिक किस तरह से कार्य करते हैं। कैसे? वैज्ञानिक किस तरह से कार्य करते हैं। तो वे जिस समस्या का हल उन्हें जिस समस्या का हल खोजना होता है, सबसे पहले उसका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं। क्या करते हैं? सबसे पहले सूक्ष्म अवलोकन करते हैं। सूक्ष्म अवलोकन का मतलब है पहले उसका गहनता से अध्ययन करते हैं। अध्ययन मतलब समझ रहे होंगे, पहले उस चीज को देखेंगे कि यार ये हवाई जहाज है कैसे वर्क करता है, तो उसका पहला पुर्जा पढ़ेंगे कि ये पुर्जा इसका इस काम में आता है, ये इंजन का पार्ट इसका ये काम में आता है, ये पार्ट इस काम में आता है। पहले उसका सूक्ष्म अवलोकन करेंगे, सूक्ष्म अध्ययन करेंगे। जब सूक्ष्म अध्ययन करने के बाद फिर आगे अपना कार्य करते हैं। कैसे? सूक्ष्म अवलोकन करते हैं और उससे संबंधित सभी जानकारी एकत्रित करते हैं। अब उन्होंने सूक्ष्म अवलोकन किया और उन्होंने पूरी जानकारी एकत्रित कर ली। कैसे? कि ये मोबाइल फोन है, इस मोबाइल फोन का ये वाला बटन इस कार्य करता है, ये वाली सेटिंग इस कार्य करती है, ये वाला ये कैमरा है इस तरह काम करता है, इसमें एक इंस्टाग्राम होता है ये कार्य करता है, इसमें एक वीडियो कैमरा होता है ये इस तरह का वीडियो बनाने का कार्य करता है। पूरी इन्होंने जानकारी एकत्रित कर ली। एकत्रित करने के बाद उस पर अच्छी तरह से पहले अध्ययन करते हैं। अब कहते हैं ना एकत्रित करते हैं पूरी जानकारी। एकत्रित जानकारी के द्वारा वे अपने उत्तर के बारे में कल्पना करते हैं। अब कैसे? मैंने जो आपको बताया कि पहले वो अपनी पूरी जानकारी को एकत्रित करते हैं। एकत्रित जानकारी करने के बाद ठीक है क्या करते हैं? अब आगे बढ़ते हैं। इस तरह की किसी सिद्धांत की रचना की जाती है। इस तरह से ही एक सिद्धांत की रचना की जाती है पूर्ण रूप से। कैसे? कि हमने इस तरह से उसका पूरा ब्यौरा या डाटा एकत्रित किया। डाटा एकत्रित करने के बाद उसका पूरा सिद्धांत बना दिया जाता है कि एक हेलीकॉप्टर है ये इस तरह से कार्य कर रहा है, या ये हवाई जहाज है इस तरह से कार्य कर रहा है। कैसे रचना की जाती है और सिद्धांत की रचना की जाती है। रचना ही इस तरह किसी सिद्धांत की रचना की जाती है। सिद्धांत की रचना ही सवाल का सबसे अच्छा समाधान होता है। क्या? जो सिद्धांत, अब हमने पूरी जानकारी एकत्रित कर ली किसी वस्तु की, या हम हवाई जहाज लेके चल रहे हैं तो हवाई जहाज के पूरी जानकारी एकत्रित कर ली। अब उससे क्या होता है? उस सिद्धांत का पूरी रचना की जाती है। सिद्धांत रचना का सवाल का अच्छा समाधान होता है। अब हमने पूरा रचना कर ली और सिद्धांत की रचना कर ली पूरी की, अब उससे हमें समाधान मिल जाएगा कि हाँ ये हवाई जहाज इस तरह से कार्य करता है। समझे? पूरी पहले सिद्धांत की रचना कर ली। सिद्धांत की रचना के बाद क्या कि ये हवाई जहाज इस तरह से कार्य करता है, उसके बारे में पूरा पता पड़ जाता है। सिद्धांत की पुष्टि के लिए बार बार प्रयोग करना पड़ता है ताकि यह विश्वास होने लगे कि समस्या का सबसे अच्छा समाधान यही है। अब उसी जो हमने डाटा एकत्रित किया है उस डाटा को एकत्रित करने के बाद उसे बार बार पढ़ते हैं, बार बार देखते हैं, तब हम सोचते हैं कि हाँ ये बिल्कुल इसका समाधान यही है, क्लियर। और ये आगे वस्तु जमीन पर ही क्यों गिरती है। अगला क्या है? वस्तु जमीन पर ही क्यों गिरती है। आप रोज देखते हैं कि अगर आपको कोई भी चीज हवा में उछाला या फेंके तो वह जमीन पर गिर जाती है। क्या ऐसा हर जगह और हर वस्तु के साथ होता है? क्या ऐसा हर जगह और हर वस्तु के साथ होता है? आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल हर वस्तु के साथ होता है। क्यों? क्योंकि वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। कैसे? जमीन गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सभी चीजों को
अपनी ओर आकर्षित करती है। कैसे? जब आप बॉल उछालेंगे नीचे आकर गिरेगी, कपड़े उछालेंगे नीचे आकर गिरेंगे, आप कुछ भी वस्तु उछालते हैं वो सीधे नीचे आकर गिरती है। तो क्या क्यों गिरती है? वो गिरती है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। वो हम अभी इसी टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। अगर आप ऐसा करें तो पाएंगे कि हर वस्तु, फूल, पत्थर, सिक्के, कपड़े आदि चाहे जहां गिराए वापस जमीन पर ही गिरते हैं। क्यों? क्योंकि जमीन में क्या पाया जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है। वो गुरुत्वाकर्षण बल अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करता है। फिर आगे बढ़ते हैं। इसे देखकर महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने यह निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी पर हर वस्तु को बल लगाकर अपनी तरफ खींचती है। क्या? पृथ्वी हर वस्तु को बल लगाकर अपनी तरफ खींचती है, जिसकी वजह से प्रत्येक वस्तु पृथ्वी पर गिरती है। इस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं? ये न्यूटन सर है। क्या? सर आइजैक न्यूटन। ये इंपोर्टेंट का सर आइजैक न्यूटन। कौन? सर आइजैक न्यूटन। तो किस तरह से? इसे देखकर महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने यह निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी पर हर वस्तु को बल लगाकर अपनी तरफ खींचती है। पृथ्वी हर वस्तु को गुरुत्वाकर्षण बल लगाकर अपनी तरफ खींचती है, जिसकी वजह से प्रत्येक वस्तु पृथ्वी पर गिरती है। इस बल को ही गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इनकी आपने न्यूटन की कहानी भी सुनी होगी कि एक के ऊपर सेब गिरता है, तब ये सोचते हैं कि यार सेब नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। तभी अपनी पूरी थ्योरी लिखते हैं। ज्यादातर उत्तर सरल ही होते हैं। इसमें अब आप सोचेंगे कि यार किसी चीज का उत्तर लेंगे कि यह हवाई जहाज उड़ता ही क्यों है, तो जो ज्यादातर उत्तर होते हैं इन चीजों के नॉर्मली होते हैं, सरल ही होते हैं, लेकिन उनके उत्तर या सिद्धांत पाना अक्सर जटिल होता है। अब आपने सोच लिया कि उड़ते क्यों है, आप किसी ने आपको बता दिया कि हवाई जहाज इसलिए उड़ता है कि उसके विंग होते हैं, लेकिन उस जानकारी को जुटाने के लिए उसे कितना समय लगा या उसने कितना जटिल कार्य किया तभी तो जुटा पाया। आप किसी चीज को जुटा कर देखें, पता पड़ जाएगी कि आप कितने दिन में जुटा पा रहे हैं। तो ऐसे ही किसी सिद्धांत को जुटाने में समय लगता है, लेकिन बताने में समय नहीं लगता। जिज्ञासा का समाधान प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक विधि के विभिन्न चरणों के द्वारा निष्कर्ष निकालते हैं और उससे समाज को लाभान्वित करते हैं। तो वैज्ञानिक 8 विधियों द्वारा अपना निष्कर्ष निकालते हैं और समाज को जो है लाभान्वित करते हैं। तो कौन से 8 निष्कर्ष है वो उन्हें ही पढ़ेंगे। वो पूछ लेता है आपसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पढ़ेंगे वैज्ञानिक विधि के विभिन्न चरण है। वैज्ञानिक किस तरह से कार्य करते हैं? तो वैज्ञानिक सबसे पहले जिज्ञासा प्रश्न करते हैं या जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं। क्या? जानने की इच्छा रखते हैं कि हमें कोई चीज बनानी है, तो पहले उसके बारे में जिज्ञासा उत्पन्न करेंगे, जानेंगे, फिर परिकल्पना करेंगे। उसकी परिकल्पना करने के बाद परीक्षण करेंगे उसका कि ये कार्य ठीक कर रही है नहीं कर रही है। कैसे परीक्षण करेंगे? हर चीज का परीक्षण होता है, समझे? परीक्षण के बाद उसका निरीक्षण करेंगे, निरीक्षण के बिल्कुल ठीक तरह से कार्य कर रही है नहीं कर रही है। फिर उसके बारे में लिखेंगे, अभिलेख मतलब उसके बारे में लिखेंगे। लिखने के बाद उस पर पुनर्विचार करेंगे। क्या करेंगे? उस पर पुनर्विचार करेंगे कि ये ठीक है नहीं है। अपने टीम मेंबरों के साथ मिलकर उसके बारे में जानकारी जुटाएंगे कि हाँ बिल्कुल ये सही है, या हमारे लिए सही है, या उपयोगी है। उसके बाद पूरा निष्कर्ष निकालेंगे। पुनर्विचार करने के बाद सभी निष्कर्ष निकालेंगे कि हाँ यह ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। तो साथियों, आज की क्लास हम यहीं तक लेते हैं। इससे अगला लेकर आएंगे कल। और जुड़े रहें हमारे चैनल से और कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।